अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें हैं अदालत से जुड़ी भी और इसके साथ साथ जो पस्से पर्दा चीज़ें हो रही हैं उनके हवाले से भी। और एक और अहम केस इमरान खान साहब के खिलाफ लॉन्च किया गया है और वो है जनाब इद्दत में निकाह का केस। इस केस से हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है और इस केस में क्या शवाहिद मौजूद हैं कि ये कितना कमज़ोर या एक मजबूत केस है इमरान खान के खिलाफ, ये आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और आपको बताएंगे कि जनाब किस तरह से इलेक्शन डिले करने के हवाले से जो चीज़ें हैं क्या अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट चल रही हैं या नहीं। सबसे पहले ज़रा सुप्रीम कोर्ट के मामलात की बात कर लेते हैं। बड़ी खबरें हैं जो सुप्रीम कोर्ट से ही आ रही हैं इन दिनों। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मरकज़ो महवर है इस वक्त ख़बरों का भी और आवाम की उम्मीदों का भी, क्योंकि तमाम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई इस वक्त पुरसाने हाल है जो उन्हें इस सारे गर्दाब से निकाल सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन ये एक अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी एक गर्दाब में फंसा दिया गया है और इस वक्त हमें ये नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन माफियाज़ के खिलाफ अपनी भी एक बका की जंग लड़ रही है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस जंग का इस्तारा बनकर इस वक्त सामने खड़े हैं। क्या उनको इस वक्त अवाम की सपोर्ट हासिल है? जितने भी सर्वेज अभी तक हुए हैं ट्विटर पर, चाहे वो मतीउल्लाह जान साहब का हो, चाहे वो इमरान रियाज खान साहब का हो, चाहे वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स का हो, तमाम तर सर्वेज के नताइज ये बताते हैं कि इस वक्त अवाम की अक्सरियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के साथ खड़ी है, उनसे इजहार यकजहती करती है और उनको ही अपना चीफ जस्टिस फिलहाल देखना चाहती है और उनके इस्तीफे का मुतालबा हरगिज़ नहीं करती। तो ये सूरत हाल है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मोराल भी बुलंद है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है क्योंकि 10 अप्रैल की डेट थी इलेक्शन केस में और 10 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक रिपोर्ट जमा करवानी थी कि क्या वफाकी हुकूमत ने फंड्स जारी किए हैं या नहीं इलेक्शन के लिए। ये जो उन्होंने फैसला दिया था सुबह खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा का तो मामला खैर दूसरी तरफ चला गया और वो अलहदा पटिशन होगी उस पर, लेकिन पंजाब के हवाले से जो कानून था और जो फैसला था बड़ा वाज़ेह था और उसके ऊपर पाबंद किया गया था वफाकी हुकूमत को कि वो मुकर्ररा रकम अदा करेगी इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक और उसकी एक रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है और उसमें साफ साफ बता दिया है कि जनाब उन्हें कोई पैसे नहीं दिए गए, किसी किस्म की उनके साथ मुआवनत नहीं की गई। सिक्योरिटी एहलकारों से मुतालिब भी उन्होंने बता दिया है कि सिर्फ 75,000 सिक्योरिटी एहलकार देने की हामी भरी गई है, जबकि उन्हें मजीद 3 लाख से ज़ायद एहलकारों की ज़रूरत होगी। इसी दौरान कच्चे का ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया गया है ताकि ये दिखाया जा सके कि जनाब देखें हमारी तो जो पुलिस नफरी है वो सारी इधर डाकुओं के साथ मसरूफ़ है, हम तो इलेक्शन के लिए प्रोवाइड ही नहीं कर सकते बंदे। तो ये सारा ढकोसला है, दिखाने की चीज़ें हैं, वरना कच्चे के इलाके में बरसों से ऑपरेशन होते भी रहते हैं और उसके साथ साथ बाकी मामलात भी होते ही रहते हैं। और दूसरी बात यह कि इलेक्शन सिर्फ एक दिन का काम है, सिर्फ एक दिन के लिए आपको एहलकार वहाँ पर चाहिए और उसके बाद भले आप जो मर्जी अपने सिक्योरिटी काम है उमूर है वो अंजाम देते फिरें। लेकिन बहरहाल चूँकि नीयत ना हो तो फिर बहाने तो कई ढेर बनाए जा सकते हैं। तो यही इस वक्त इस हुकूमत की सूरत हाल है। ये जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब जमा कराई गई उसका जायज़ा लिया और उसके बाद आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इसके हवाले से नोटिस पर कार्रवाई करते हुए आज ख़ास तौर पर 3 अहम लोगों को नोटिस सर्व कर दिए कि वो पेश हों अदालत में और आके जवाब दें, जिनमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, गवर्नर स्टेट बैंक और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान शामिल हैं। 14 अप्रैल को इन्हें तलब कर लिया गया है। अगर एक नज़र से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो जिम्मेदारान हैं बराह रास्त यानी हुकूमती नुमाइंदे इलेक्टेड लोग, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना या वज़ीर दिफा, इनको नहीं बुलाया है, बल्कि अभी उनका जो मामला है वो लग रहा है उनका हाथ जो है वो अभी ब्यूरोक्रेसी पर ही डाला गया है। ये दानिस्ता भी एक कोशिश है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये नहीं चाहते कि वो सियासी लोगों के साथ महाज आराई करें, वो नहीं चाहते कि वो इस हुकूमत को सियासी शहीद बनाएं, वो नहीं चाहते कि जिस तरह से आज़ाद कश्मीर में एक मुंतखब वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत के केस में नाअहल करके घर भेज दिया गया है, ये मिसाल पाकिस्तान में भी हमने देखी है, वो ये मिसाल नहीं दोहराना चाहते। इसलिए भी वो अवॉइड कर रहे हैं कि किसी तरह ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ही दबाव डालकर पैसे लेकर दे दिए जाएं इलेक्शन कमीशन को और ये मामला इलेक्शन का आगे बढ़े और जो सियासी लोग हैं, जो वज़रा हैं, उनकी तरफ सुप्रीम कोर्ट को हाथ ना डालना पड़े। तो वो जानबूझकर भी शायद इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं
और पहले ब्यूरोक्रेसी से उन्होंने ये मामला शुरू किया है कि अगर नीचे लेवल पर ही मसला हल हो जाए तो अच्छी बात है। देखते हैं जी 14 अप्रैल को इस हवाले से क्या रिपोर्ट पेश करते हैं और किसके ऊपर सारा मलबा डालेंगे कि क्यों पैसे और किसने पैसे नहीं दिए हैं। और उसके बाद अल्टीमेटली लग यही रहा है कि ब्यूरोक्रेसी ज़ाहिर है जब वज़रा की तरफ इशारा करेगी तो फिर इनको भी लाइन हाजिर होना पड़ेगा। तो बज़ाहिर ये सूरत हाल नज़र आ रही है। दूसरा जो एक अहम मामला था वो ये कि हुकूमत ने एक बिल बनाया था, एक कानून बनाया था जो कि सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स और रूल्स के हवाले से था, जिसको सदर मुमलिकत ने साइन किए बगैर वापस पार्लियामेंट में भेजा और उसको मुश्तरका इजलास से दोबारा हुकूमत ने पास करवा लिया। अब अगर सदर उस पर दस्तखत नहीं भी करते तो 10 दिन के बाद वो खुद ब खुद कानून बन जाएगा, बिल नहीं रहेगा बल्कि कानून बन जाएगा। इसको पहले ही से सब लोग कह रहे थे कि चैलेंज कर दिया जाएगा। ये बिल आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद करता है और ये कहता है कि जो सुओ मोटो का इख्तियार है वो सिर्फ चीफ जस्टिस तने तनहा नहीं ले सकते, बल्कि 3 मेंबर्स की एक कमेटी बना दी जाए जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस साहिबान पर मुश्तमिल हो और वो मिलकर फैसला करें कि किस मामले पर सुओ मोटो लेना है या नहीं। ये बिल ये भी कहता है कि कोई भी आईनी नुक्ता हो तो उसके ऊपर लार्जर बेंच ही बनेगा, कोई छोटा 3 रुकनी बेंच इसके ऊपर फैसला ना दे। इसी तरह से दीगर भी मामलात के हवाले से ये जो बेंचेस बनाने का इख्तियार है उसके हवाले से भी ये बिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद करता है कि वो अपनी मर्जी से बेंचेस भी ना बना सकें, उसमें भी उन्हें मुशावरत करनी पड़े दीगर जज साहिबान के साथ। ये बिल जब आया ही था सामने तो उस पर बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये बिल को चैलेंज कर दिया जाएगा, इसलिए नहीं कि इसमें सब चीज़ें ही मुतनाज़ हैं, हो सकता है कि कुछ चीज़ें इसमें वाकई ही ऐसी हों कि जिससे बेहतरी आ सकती है सुप्रीम कोर्ट को चलाने के मामलात में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त महाज आराई की कैफियत में ख़ास तौर पर एक शख्स को टारगेट करके, चीफ जस्टिस को टारगेट करके हुकूमत ने ये जो चाल चली है इसको नाकाम बनाना बड़ा ज़रूरी है और इस वजह से ये बिल को चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। जो इसके खिलाफ दरख्वास्तें दायर की गई थी उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया और उसके ऊपर पहली हियरिंग के लिए अब एक बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है जो इस मामले की हियरिंग करेगा। इस बेंच में कमोबेश वही जज साहिबान शामिल हैं जिन पर जो दूसरा मुखालिफ ग्रुप है उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात हैं और जिनका ख्याल है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हम ख्याल बेंच है। ये वो जज साहिबान हैं जो पहले ही से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ ही इजहार यकजहती करते मुख्तलिफ मामलात में नज़र आते हैं, तो इसलिए इन्हें हम ख्याल लोग ही कहा जाता है। इनमें से 6 जो जजेस हैं ये तो वही जज साहिबान हैं जिन्होंने अभी हाल ही में लार्जर बेंच के अंदर जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जो एक फ़ैसला दिया था हाफिज़ कुरान वाले मामले में जिसमें चीफ जस्टिस को मज़ीद बेंचेस बनाने और सुओ मोटो लेने से रोक दिया था, उस मामले को उन्होंने, उस फैसले को उन्होंने उड़ा दिया था। ये 6 रुकनी बेंच था और इसी 6 रुकनी बेंच के मेंबर्स जो हैं वो इस 8 रुकनी बेंच में शामिल हैं जिनको हेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं और ये 6-0 से फ़ैसला आया था। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये भी फ़ैसला 8-0 से ही आएगा जो भी आएगा और ये तमाम लोग तकरीबन एक तर्ज पे ही सोचते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 8 रुकनी बेंच क्या साबित कर रहा है। पहली बात तो ये कि क्या ये 8 रुकनी बेंच ये साबित नहीं कर रहा कि यहाँ पर चीफ जस्टिस की अक्सरियत है, यानी 15 में से 8 जजेस अगर चीफ जस्टिस के साथ है तो मतलब 7 जजेस हैं जो कि दूसरे ग्रुप का हिस्सा है जो चीफ जस्टिस के मुखालिफ हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इसकी ज़रूरत ही क्या है हमें जानने की कि अक्सरियत है या अक़लियत है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट होके आते हैं? क्या उनका जो इंतखाब है वो वज़ीर आज़म की तरह वोटों से होता है? ऐसा तो नहीं है, तो फिर उन्हें अक्सरियत साबित करने की ज़रूरत ही क्या है। मुझे तो इस सवाल के ऊपर ही क्वेश्चन है कि उनका एक प्रोसीजर है जिसके तहत तमाम जज साहिबान प्रमोट होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सबको मौका मिलता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान होते हैं कि वो चीफ जस्टिस बने, वो भी इसी तरह से प्रमोट होकर अपनी बारी के ऊपर चीफ जस्टिस बने हैं। ये कोई वोटों के साथ तो उन्होंने मुंतखब नहीं होना था कि अब उनके पास अक्सरियत नहीं रही लिहाजा वो इस्तीफ़ा दे दें, तो ये बिल्कुल फजूल बात है। भले कोई भी जज उनके साथ ना हो, वो चीफ जस्टिस है तो हैं और जब तक वो चीफ जस्टिस हैं उनकी अथॉरिटी या उनके जो इख्तियारात हैं उनको आप क्यों चैलेंज कर सकते हैं और कैसे चैलेंज कर सकते हैं। ये काम पार्लियामेंट के लोग कर सकते हैं, उन्होंने किया है। अब उसी का जायज़ा लेने के लिए ये बेंच बैठेगा कि क्या ये कानून साजी ठीक है या नहीं है और क्या चीफ जस्टिस के इख्तियारात को इस तरह महदूद किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट पे कदगन लगाने के मुतरादिफ तो नहीं है। ये एक अहम सवाल होगा और अहम केस होगा। देखते हैं कि चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबान इसके ऊपर क्या फ़ैसला देते हैं। लेकिन अभी से कुछ लोग ये सवाल ज़रूर उठा रहे हैं कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी केस है, यानी चीफ जस्टिस के ही इख्तियारात से मुतल्लिक बात हो रही है और वो खुद ही ये केस सुनेंगे तो वो क्यों कर अपने इख्तियारात को महदूद करने के हवाले से
بات کو ہاں میں جواب دیں گے یا ان اپیلوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے. تو ان کا خیال ہے کہ یہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے چیف جسٹس, کیونکہ یہ ان کے اختیارات کے اوپر قدغن لگانے کے مترادف ہے. لیکن بہرحال ایک یہ بھی آپشن ہے کہ یہ چونکہ ابھی بل ہے, قانون نہیں بنا, تو اس لیے بھی اس بنیاد پر بھی لوگ کویسچن کر رہے ہیں کہ جب ایک قانون بنا ہی نہیں ہے تو اس کو آپ نے ہیئرنگ کے لیے لے کیوں لیا ہے. لیکن اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ اگر یہ قانون بن جاتا تو پھر تو چیف جسٹس بینچ ہی نہ بنا سکتے, پھر تو نئے قانون کے مطابق وہ نہ سو موٹو لے سکتے, تو پھر اس کے بعد وہ کیسے یہ اپیلیں سن سکتے تھے. تو بہرحال اب یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ ہی کرے گی کہ اس کو کیا کرنا ہے. لیکن اس پورے کرائسس میں مجھے چیف جسٹس آف پاکستان کا کردار بڑا زبردست لگا. وہ بڑے ہی مجھے تحمل مزاج اور معاملہ فہم نظر آئے. وہ غصے میں نہیں آئے, انہیں اشتعال دلانے کی کوشش بھی کی گئی, لیکن انہوں نے بہت ہی بردباری کا مظاہرہ کیا ہے. ابھی تک انہوں نے حد الامکان کوشش کی ہے کہ وہ کسی بھی طرح اپنا ٹیمپر لوز نہ کریں, اور نہ ہی انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ اپنا جو گھر ہے اس کو اگر وہ بگڑ رہا ہے تو بگڑتا رہے. انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی کہ تمام جج صاحبان سے ملاقاتیں کریں, حتیٰ کہ قاضی فائز عیسیٰ سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور ان کے بھی تحفظات دور کرنے کی کوشش کی. دیگر جج صاحبان سے بھی ملاقاتیں کی اور کوشش کی کہ جو ان کے اعتراضات ہیں ان کو دور کیا جائے. کچھ بینچز بھی انہوں نے ایسے بنائے ہیں جس میں مختلف قسم کے جو جج صاحبان ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے, یعنی ایک شفلنگ کی گئی ہے بینچز کی بھی. تو ان کے کچھ جیسچر سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی ایک فیملی کے بڑے کی طرح معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں, اور بار بار وہ کوشش بھی یہی کر رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ بھی معاملات ٹکراؤ کی طرف نہ جائیں, بلکہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ معاملہ فہمی سے ہی مسئلہ حل ہو جائے. ابھی حال ہی میں انہوں نے اٹارنی جنرل سے بھی ایک ملاقات کی ہے اپنے چیمبر میں, اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس ملاقات میں بھی اٹارنی جنرل کے ذریعے انہوں نے حکومت کو خاص پیغام پہنچایا ہے, اور شاید اس کا بھی مطمع نظر یہی ہو کہ معاملات کو آئین اور قانون کے مطابق افہام و تفہیم سے حل کر لیں اور تصادم سے گریز کریں. دیکھتے ہیں کہ حکومت اس طرف دھیان دیتی ہے یا نہیں, مجھے تو اس کی بالکل بھی امید نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ جو عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور کیس, لیکن اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب کے کیس کی بات کروں, میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں کہ حال ہی میں انہوں نے پارلیمنٹ کے ایک مشترکہ سیشن میں جہاں پر آئین کی گولڈن جوبلی کے حوالے سے کنونشن تھا, اس میں خطاب کیا, شرکت کی, جس کے اوپر بڑا انہیں ایک آپ کہہ لیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ انہیں یہ شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. اور اس میں صرف ان کے مخالف لوگ نہیں تھے, بلکہ بہت سے انڈیپینڈنٹ رائے رکھنے والے وکلاء حضرات, قانون دان اور بہت سے سینئر صحافی بھی شامل ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ اس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا وزن واضح طور پر پی ڈی ایم اور اس طرف کے تمام لوگوں کے گروپ میں ڈال دیا ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کر جب آپ نے عدلیہ کے مخالف تقریریں سنی تو اس سے یہ تاثر گیا کہ یہ تمام لوگ جو اس وقت چیف جسٹس پر حملہ آور ہیں, آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور چیف جسٹس کے مخالف ہیں. تو آپ کا یہ جانا, بھلے آپ نے اس میں کوئی کنٹروورشل بات نہ کی ہو, لیکن وہاں پر ان کے ساتھ آپ کا موجود ہونا یہ ایک بہت ہی بیڈ امپریشن تھا, اور بہت زیادہ اس کا غلط پرسیپشن گیا, اور بہت ساری اس پر تنقید ہوئی, جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک وضاحتی نوٹ بھی بعد میں جاری کیا کہ جناب مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ سیاسی تقریریں ہوں گی. اس پر بھی پھر تنقید شروع ہو گئی کہ آپ کو یہ کیوں معلوم نہیں تھا کہ وہاں پر سیاسی تقریریں ہوں گی. بھائی جب پلیئرز بیٹھیں گے تو وہ کرکٹ پہ ہی بات کریں گے, اگر آپ کسی ڈاکٹرز کے درمیان بیٹھیں گے تو وہ میڈیکل ایشوز پر ہی بات کریں گے. تو اسی طرح اگر آپ سیاستدانوں میں جا کر بیٹھیں گے تو وہ سیاسی باتیں ہی کریں گے, وہ سیاست کے اوپر بات کریں گے. تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ سیاستدانوں میں جا کے بیٹھ رہے ہیں اور وہ سیاسی تقریریں نہ کریں. تو بہرحال یہ ایک عجیب سا جیسچر تھا. چیف جسٹس صاحب جاتے یا باقی جج صاحبان بھی شرکت کرتے تو ایک علیحدہ بات ہوتی. ایک ماتحت جج کو جانا اور پھر وہاں جا کے تقریریں کرنا اور سننا, یہ ایک عجیب سا جیسچر تھا جو کہ سراہا نہیں گیا. اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اس میں بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا, اور ان کی جو یہ وضاحتی بیان تھا اس کو پی آر او کے تحت جاری بھی کروا دیا. یعنی پی آر او سپریم کورٹ کی طرف سے یہ بیان جاری ہوا, جو کہ چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر کوئی بیان جاری نہیں کر سکتا. یعنی اس میں بھی انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا کہ اگر وہ کوئی وضاحت دینا چاہتے ہیں تو بالکل انہیں سپریم کورٹ کے پی آر او کا جو پلیٹ فارم ہے وہ مہیا کیا گیا ہے. لیکن دیکھنا یہ کہ چیف جسٹس کے ان تمام گڈ ول جیسچرز کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. کیا محاذ رائی برقرار رہتی ہے یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی صورتحال میں بہتری آتی ہے. اب آ جائیں عمران خان صاحب کے خلاف جو نیا کیس لانچ ہوا ہے. یوں لگتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو سہولت کار ہیں اور یہ جو تھکے ہوئے سیاستدان ہیں پی ڈی ایم کے, یہ بالکل ہی تھک گئے ہیں. اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا, اور ان کے جتنے بنائے ہوئے کیسز تھے انہیں معلوم ہے کہ وہ بالکل ہوا کے اوپر تھے, اور اسی وجہ سے اب انہیں وہ گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کیسز میں کوئی جان نہیں تھی.
टेरियन का केस भी तकरीबन ख़त्म ही समझें, उसमें खुद इलेक्शन कमीशन का वकील कह रहा है कि सिर्फ ज़ेर कफ़ालत लोग ही पुर कर रहे थे खाने में और टेरियन उनकी ज़ेर कफ़ालत थी ही नहीं। इसी तरह से जो फ़ॉरेन फंडिंग का मामला था उसमें भी अदालत की जानिब से जो रिमार्क्स आए हैं कि इमरान खान साहब का तो कोई ताल्लुक ही साबित नहीं हो रहा किसी ममनुआ फ़ंड के हवाले से, तो कैसे उनके ऊपर जो है वो गिरफ्तारी मनसूख करने का जो लेके आप रिक्वेस्ट आए हैं FIA, उसको हम कैसे एंटरटेन करें। तो वो बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स थे जिससे नज़र आ रहा है कि फ़ॉरेन फंडिंग का केस भी बादियों नज़र में इतना मजबूत केस नज़र नहीं आएगा। इसी तरीके से तोशा खाना के केस में से भी उस वक्त की हवा निकली पड़ी है जब से सबके अपने तोशा खाना के तहाइफ की लिस्ट जो है वो सामने आ गई है और अब इनको अपनी इतनी पड़ी हुई है कि ये रोकते फिर रहे हैं कि खुदारा इस लिस्ट को जारी करने के हवाले से जो अदालत के अहकामात हैं उस पर नज़रसानी कर ली जाए और वो प्लीज़ हमें ना कहा जाए, तो उनको अपनी पड़ गई है और उसमें भी बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो कि खिलाफ कानून हो। तो अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बाकी जो इन्होंने दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल के बनाए हैं वो तो हैं ही फ्रीवलेस मुकदमात। इसके बाद अब नया केस लॉन्च किया गया, इद्दत में निकाह का केस, यानी बुशरा बीबी साहिबा उस वक्त इद्दत में थी जब उनके साथ निकाह कर लिया इमरान खान साहब ने और इस केस को इन्होंने लॉन्च कर दिया है। मुफ्ती सईद साहब जो निकाह खां थे उन्होंने आके अदालत के रूबरू एक बयान हल्फी जमा करा दिया और बयान दे दिया है और उन्होंने उसमें कहा है कि जो उन्होंने इमरान खान साहब का निकाह करवाया था 1 जनवरी 2018 को, उस वक्त उस जो बुशरा बीबी साहिबा थी वो इद्दत में थी और उनकी जो इद्दत की मुद्दत थी वो पूरी नहीं हुई थी क्योंकि उन्हें नवंबर में तलाक हुई है। जबकि इमरान खान ने फरवरी में 2018 फरवरी में फिर से उनसे यानी 1 महीने बाद रब्ता किया और कहा कि वो निकाह शायद दुरुस्त नहीं था, उस वक्त इद्दत मुकम्मल नहीं हुई थी, तो आप दोबारा निकाह पढ़वा दें और फिर मुफ्ती साहब ने दोबारा निकाह पढ़वा दिया। ये सारा बयान हल्फी जमा कराने का मकसद ये है कि ये साबित किया जाए कि इमरान खान साहब ने एक बातिल निकाह किया और इस बुनियाद के ऊपर इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। ये भी एक बहुत ही भोंडा किस्म का केस है। एक तो ये कि ये लोग ज़ातियात पर उतरे आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इनके पास कोई करप्शन का सॉलिड केस नहीं निकला, तो अब ये इस किस्म की ओछी हरकतें कर रहे हैं और इस किस्म के फ्रीवलेस केस जो है वो बना रहे हैं। पहली बात तो ये कि मुफ्ती साहब तो फिर इसमें शरीके जुर्म नज़र आते हैं कि अगर आपको मालूम था कि एक जो खातून है वो इद्दत में, आपने उनका निकाह क्यों पढ़वाया। फिर दूसरी बात, अगर हम ये मान लें कि आपको मालूम नहीं था और आपने उस वक्त पढ़ा दिया निकाह, तो भाई बात यह है कि जब अगले ही महीने आपको पता चल गया तो फिर 3 साल से आप खामोश क्यों बैठे हुए थे, बल्कि 4-5 साल से आप खामोश क्यों बैठे हुए थे। अब अचानक आपको याद आया है कि जनाब आप आके ये बयान हल्फी दे दें कि जी वो इस वक्त इद्दत में थी। दूसरी बात ये कि वो इद्दत में थी या नहीं थी, इस हवाले से बुशरा बीबी का अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड पर है नदीम मलिक के साथ इंटरव्यू में, जिसमें वो कह रही हैं कि वो 7 महीने के बाद उन्होंने शादी की है इमरान खान साहब से तलाक के, यानी इद्दत उनकी घर में ही पूरी हो गई थी और उसके बाद उन्होंने उनसे निकाह किया था इमरान खान साहब से। लेकिन मुफ्ती साहब का कहना है कि जी इमरान खान साहब ने निकाह इसलिए जल्दी किया क्योंकि वो उनको किसी ने कहा था कि अगर वो साल के पहले दिन उनसे निकाह कर लेंगे तो वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो इस किस्म की फजूल सी बातें, बेतुकी बातों के ऊपर ये केस खड़ा है और ऐसे किसी बयान हल्फी की कोई अहमियत ही नहीं है कानूनी जो आप किसी और के तीसरे बंदे के बयान के यानी निकाह के ऊपर दे रहे हैं। अगर मैं कोई क्लेम करूं या आप कोई क्लेम करें अपने निकाह के बारे में तो वो उसकी तो कोई हैसियत हो सकती है, लेकिन मैं किसी तीसरे बंदे के निकाह के बारे में कोई क्लेम करूं उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जब किसी चीज़ पे भी आपको डिस्क्वालीफाई करना हो तो फिर आपको ये देखना नहीं पड़ता कि आइन और कानून क्या कहता है, फिर सिर्फ ये देखना पड़ता है कि ताकतवर क्या कह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं तो कर दो, तो फिर इस किस्म की हरकतें हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इमरान खान साहब को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए, इज़ा पहुँचाने के लिए, दबाव में लाने के लिए इस किस्म की हरकतें की जा रही हैं। वो तमाम चीज़ें जो उनको जज्बाती करती हैं, जो उनके दिल के करीब है, जैसे कि बुशरा बीबी के पहले ऊपर भी जब उनके ऊपर असैसिनेशन का कैरेक्टर असैसिनेशन की गई उस वक्त भी उन्होंने बड़ी खफगी का इजहार किया था। उन्हें तकलीफ़ हुई थी कि उनकी एहलिया मोहतरमा के ऊपर क्यों इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जबकि उनका सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। फिर इसी तरह से और भी जो चीज़ें, शौकत खानम की बात हो, इस तरह की चीज़ों पर बार बार अटैक करने का मकसद ही ये है कि उन्हें वहाँ हिट किया जाए जहाँ उन्हें तकलीफ़ हो। तो ये भी इसी किस्म का एक केस है कैरेक्टर असैसिनेशन का जो कि लॉन्च किया गया है। लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह बाकी हरबे नाकाम हुए हैं ये केस भी अपनी मौत आप मर जाएगा। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।